स्टूडेंट्स, आज हम तत्वों के कुछ भौतिक गुणों को देखेंगे। अब देखो, तत्वों के भौतिक और रासायनिक दो गुणधर्म होते हैं। तो इन दोनों गुणधर्मों में आवर्त में और वर्ग में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो अभी आज हम इस लेक्चर में जो बात कर रहे हैं, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक गुणों की, कि तत्वों के भौतिक गुणधर्मों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वों के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो तत्वों के भौतिक गुणधर्म हैं, इन सभी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहला जो भौतिक गुणधर्म है वो स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणविक त्रिज्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला भौतिक गुणधर्म, यहाँ पे हेडिंग डाल लो भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला अपन जो भौतिक गुणधर्म ले रहे हैं वह है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर है ये। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या है वो बंद अवस्था के आधार पर चार प्रकार की होती है। बंद अवस्था के आधार पर चार प्रकार की परमाणविक त्रिज्या पाई जाती है। अब परमाणु जो त्रिज्या है उसके चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए हम उसके चार प्रकार लिखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है वान डेर वाल त्रिज्या। थर्ड आती है अपने धात्विक त्रिज्या। और फोर्थ आती है आयनिक त्रिज्या, जो कि अपना सेकंड गुणधर्म भी है। फर्स्ट है परमाणु त्रिज्या, सेकंड गुणधर्म है भौतिक गुणधर्म है आयनिक त्रिज्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले परमाणविक त्रिज्या। अब परमाणविक त्रिज्या जो होती है वो बंध के आधार पर चार प्रकार की होती है। सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो हम सबसे पहले इन चारों प्रकार की त्रिज्याओं को देखते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, हम किस प्रकार से इसको निकालते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, धात्विक त्रिज्या क्या होती है और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, और हम इनको किस प्रकार से इनकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट से, जो कि है अपने सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, तो सहसंयोजक त्रिज्या समझने से पहले हम देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम दो एटम लेंगे, दो परमाणु लेंगे। ये दो परमाणु ले लिए। ये परमाणु दोनों एक जैसे हैं। किस प्रकार के परमाणु हैं ये, एक जैसे परमाणु हैं। ये कोई ए परमाणु है और ये भी अपना कोई ए परमाणु है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो ये बंध बनेगा, तो यह बंध कैसा बनेगा, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो दो परमाणुओं में, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, तो इन दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है,
दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध होता है। अब यहाँ पे जैसे हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तो इन दोनों के मध्य में जो बंध बनेगा वो कैसा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने एक जैसे दो परमाणु ले लिए। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं किस प्रकार के परमाणु की बात कर रही हूँ, समान परमाणुओं की या फिर एक जैसे परमाणु मैंने यहाँ पे लिए हैं, समान परमाणु या एक जैसे परमाणु। जैसे हाइड्रोजन है तो दोनों परमाणु हाइड्रोजन के ही होंगे, हीलियम है तो दोनों परमाणु हीलियम के ही होंगे। तो देखिए मैंने एक जैसे दो परमाणु ले लिए, उनमें सबसे पहले क्या किया, सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन किया, सहसंयोजक बंध बनाया। अब मुझे इनकी सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है कि मैं इनकी सहसंयोजक त्रिज्या किस प्रकार से निकालूंगी। तो देखिए बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, दोनों परमाणुओं के मध्य में जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों की जो ये दूरी होती है, इस दूरी को हम बंध लंबाई भी कह सकते हैं या फिर बंध लंबाई कहते हैं, कि दो बंधों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, बंध लंबाई। यहाँ पे इन दोनों की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उससे हम यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या निकालेंगे। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, दोनों परमाणुओं की जो दूरी होती है उसको हम आधा कर देंगे या फिर उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही अपनी क्या आ जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखिए बेटा, यहाँ से इसका क्या फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, आर सहसंयोजक। जब हम सहसंयोजक की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सहसंयोजक लिखेंगे, जब हम वांडरवाल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वांडरवाल लिखेंगे, या फिर आप कोवलेंट लिख सकते हैं, कोवलेंट रेडियस इसे बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोवलेंट रेडियस, जो होती है अपने सहसंयोजक त्रिज्या। आर क्या होती है, रेडियस। त्रिज्या को सभी जगह स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, डिस्टेंस, दो परमाणुओं की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है, उसको जब हम आधा कर देंगे तो वह अपने क्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। तो आप सहसंयोजक त्रिज्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जब आपको दो परमाणु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, तो उससे आप उनकी सहसंयोजक त्रिज्या पता कर सकते हैं। दूरी आपको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने की, और वो चीज़ क्या है कि हमने जो एटम यहाँ पे लिए हैं, जो परमाणु लिए हैं यहाँ पे, वह समान परमाणु हैं। कैसे हैं, समान परमाणु है। तो हमने यहाँ पे एक ही प्रकार के या फिर एक समान परमाणु की बात करी है। अलग अलग परमाणु होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग आगे जेई मेंस, नीट की इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ हम एक एक टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत क्लियरली समझते हैं। अभी हम यहाँ पे इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, अभी केवल आपको सहसंयोजक त्रिज्या समान परमाणु के लिए पढ़नी है, इतना ही अभी हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए सहसंयोजक त्रिज्या निकालने का तरीका क्या हुआ, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को जब हम आधा कर देंगे तो वह अपने क्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। अब जैसे एक एग्जांपल ले ले, मैंने एक क्लोरीन परमाणु ले लिया, क्लोरीन परमाणु। अब देखिए इसमें ये किससे मिलकर बना है, Cl और Cl, दो Cl उपस्थित है, तो ये परमाणु कैसे हैं, दोनों एक जैसे। अब इसके D मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें दी हुई है, डिस्टेंस या फिर आप लिख सकते हैं दूरी, वो हमें दी हुई है 198 pm। pm क्या होता है, पिकोमीटर। pm को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻12 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमको इसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, dCl2/2, मतलब Cl2 के लिए जो दूरी दी हुई है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो अपनी क्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखिए ये कितनी आएगी, 198 डिवाइड बाई 2 pm या फिर 99 pm, या हम इसको लिख सकते हैं 99 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये अपनी क्या आई है, सहसंयोजक त्रिज्या। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वांडर वाल त्रिज्या की, जो कि परमाणु त्रिज्या का सेकंड प्रकार है, वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या,
तो वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर भी हम दो अणु लेंगे, यहाँ पर परमाणु ना लेकर के दो क्या लेते हैं, अणु लेते हैं। अब अणु क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, अणु। मतलब अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने H2 ले लिया तो H2 क्या हो गया, एक अणु हो गया, क्योंकि H2 किससे मिलकर के बन रहा है, एक H और एक H, मतलब 2H मिलकर के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन के दो अणु, H प्लस H। ये क्या है, एक परमाणु, एक परमाणु ये हो गया। तो ये दोनों परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक अणु। तो यहाँ पे हम अणु के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम अणु लेंगे, परमाणु ना लेकर के। तो देखिए बेटा, मैंने ये दो अणु ले लिए, ये अणु हाइड्रोजन का, एक अणु ये हो गया हाइड्रोजन का। तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसका जब हम आधा कर देंगे तो वह अपने क्या आएगा, वांडरवाल त्रिज्या। क्या आएगी अपने, वांडरवाल त्रिज्या। अब देखिए, इनके बीच का जो बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है, जिसे हम कहें कमजोर बंध होता है, क्योंकि इसमें अणु कैसे होते हैं, दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या में तो अणु कैसे थे, पास पास में उपस्थित थे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो एक दूसरे के पास पास होंगे तो इनकी त्रिज्या भी कम होगी, इनका आकार छोटा होगा, इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, या फिर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इनके बीच में एक बंध पाया जाता है, और वो बंध कौन सा है, अंतराण्विक आकर्षण बंध, या फिर अंतराण्विक आकर्षण बल जिसे हम कहें। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, दो अणुओं के बीच में पाए जाने वाला जो बल होता है उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो हम वांडरवाल त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं वांडरवाल त्रिज्या, D H2 अपॉन में 2, ये क्या हो गई, R वांडरवाल। वही सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे भी, कि इन दोनों की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है उसको हम आधा कर देंगे तो वह अपने क्या निकल के आएगी, वांडरवाल त्रिज्या। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की, कि हम धात्विक त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम धात्विक त्रिज्या, देखिए धात्विक त्रिज्या क्या होती है। धात्विक त्रिज्या में कैसा बंध पाया जाएगा, धात्विक बंध दो धातुओं के मध्य में बंध पाया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही डिस्टेंस लेंगे, दो धातुओं के मध्य की दूरी लेंगे, और जब हम उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, धात्विक त्रिज्या। जैसे मैंने यहाँ पे कोई से भी दो धातु ले ली, दो परमाणु ले लिए जो कि धातु है, या दो तत्व ले लिए जो कि क्या है, धातु, इनमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ही क्या होगी अपनी, इस डिस्टेंस को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वह डिस्टेंस क्या आएगी, अपनी धात्विक त्रिज्या। क्या आएगी, धात्विक त्रिज्या। तो मान लो ये कोई एटम X था, ये भी X एटम है, तो dx अपॉन में 2, तो ये क्या हो गई अपनी धात्विक त्रिज्या। तो हम त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं, त्रिज्या अभी तक हमने एक ही प्रकार से निकाली है, कि हम कोई भी दो परमाणुओं के बीच या दो अणुओं के बीच या दो धातुओं के बीच में हमें जो दूरी दी हुई होगी उसका हम आधा कर देंगे तो वह क्या आ जाएगी, अपनी त्रिज्या निकल करके अपनी आ जाएगी। अब देखिए बेटा, आयनिक जो त्रिज्या है उसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो सेकंड नंबर का गुणधर्म है वो अपनी बुक में दिया हुआ है उसमें करेंगे। आयनिक त्रिज्या के बाद अपना जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट गुण है, भौतिक गुणधर्म, वो है परमाणविक त्रिज्या, और सेकंड है आयनिक त्रिज्या। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने अभी तक इसके 3 प्रकार देखे हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त की और वर्ग की, कि आवर्त और वर्ग में परमाणविक जो त्रिज्या होती है या परमाणु त्रिज्या होती है उसमें आवर्त में क्या परिवर्तन होता है और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डालती हूँ मैं कि वर्ग और आवर्त में, या फिर आवर्त और वर्ग में परमाणविक त्रिज्या में परिवर्तन, या फिर जिसे हम कहें आवर्तिता,
वर्ग, और हमें यहाँ पे एक दोनों जगह वर्ग लिख दिया मैंने, एक जगह आवर्त लिखना है। आवर्त और वर्ग में परमाण्विक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आवर्त से। किससे स्टार्ट करती हूँ? आवर्त में, कि आवर्त में क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड आवर्त ले रही हूँ। सेकंड आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये अपने सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं। ये अपना एक ही आवर्त है, सेकंड आवर्त, इसके ये तत्व हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका परमाणु क्रमांक लिखते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कितना होता है लिथियम का? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यह इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आवर्त में परमाणुविक त्रिज्या में परिवर्तन क्या आता है और किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्या चीज दिख रही है? कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, ये अपना लेफ्ट साइड है और ये अपना राइट साइड है। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो देखिए तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। देखो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का फिर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। मतलब क्या हो रहा है, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। हम यहाँ पे एक ही आवर्त की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इनके क्या होगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है Z, वो किसके बराबर आता है? प्रोटॉन की संख्या के। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या होता है Z? या फिर आप हिंदी में लिख लो परमाणु क्रमांक। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के। मतलब प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो देखिए अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो देखिए जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अब प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। कैसा आवेश होता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऋणावेशित। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा वो ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ये अपना नाभिक होता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये बाह्यतम कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वह भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऋणावेशित, प्रोटॉन होते हैं धनावेशित। तो धनावेश और ऋणावेश में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन, या फिर जिसे हम कहें आकर्षण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के मध्य में आकर्षण होगा, वो भी ज्यादा होगा क्योंकि ऋणावेश बढ़ रहा है
और साथ में धनावेश भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों में आकर्षण ज़्यादा होता है। और इससे नाभिकीय जो आवेश होता है, न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है, नाभिकीय आवेश, वो भी ज़्यादा होता है। कैसा होता है नाभिकीय आवेश, या फिर हम जिसे कहें नाभिकीय आकर्षण, वह भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, इसे हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ये निशान बढ़ने का है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इस प्रकार से दिखा रही हूँ, बाकी आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लिखना, आपको पूरी लाइन में लिखना है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये संख्या बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज, या फिर जिसे हम कहें नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण, वो भी बढ़ रहा है। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, धनावेश और ऋणावेश दोनों में आपस में आकर्षण पाया जाता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और नाभिक का आवेश भी बढ़ रहा है। मतलब प्रोटॉन नाभिक है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नाभिक, तो इसका आकार छोटा होगा। कैसा होगा, आकार कैसा होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, एक बात समझेंगे, और वो बात क्या है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। अब आकार छोटा क्यों होता है, क्योंकि जब हम एक ही आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब नाभिक के ऊपर आवेश है वो बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती है। अब नाभिक है उस पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, मतलब नाभिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश में आपस में आकर्षण पाया जाता है। तो नाभिक या फिर प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेंगे, तो इनका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है कि आवर्त में, यहाँ पे मैं इसको नोट कर रही हूँ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण ज़्यादा पाया जाता है। नाभिक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है या फिर खींचता है, या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें संकुचन होगा, या फिर इनका आकार है वो छोटा होगा, सिकुड़ेगा, इनका आकार कम होता है। क्या क्या रीज़न है वो अभी अभी मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। ये सारे रीज़न है आकार छोटे होने के। तो अब देखिए यह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को, नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इसका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब आकार छोटा हो गया तो इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। तो देखिए जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कम होता है, और आकार कम होने के साथ साथ परमाणु की त्रिज्या भी कम होती है। कैसी होती है, त्रिज्या कम होती है। क्यों होती है ये आप समझ ही गए होंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो फैक्टर है वो यहाँ पे काम करता है कि नाभिक है उसका आवेश बढ़ जाता है, वह इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा आकर्षित करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो परमाणु की जो संरचना होती है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, तो आकार कम हो गया। अब आकार कम होने से परमाणु की त्रिज्या भी यहाँ पे कम होती है। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेंगे, वह लाइन क्या है कि आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या कम होती है। अब क्यों होती है, इसका कारण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या कम होती है। कैसी होती है, परमाणु की त्रिज्या कम होती है, परमाणु का आकार भी कम होता है। तो यह आपको हमेशा याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चन में अपने काम आएगा कि आपको वैल्यू दे देगा या फिर कोई भी परमाणु दे देगा, तत्व दे देगा, कह देगा इनको बढ़ते हुए परमाणुविक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित करो या घटते हुए परमाणुविक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित करो। तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप उनको इजीली अरेंज कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग में यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब देखिए बेटा, नाभिकीय जो आवेश होता है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो नाभिकीय आवेश भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि नाभिकीय आवेश, यहाँ पे मैं एक साइड में लिख रही हूँ कि नाभिकीय आवेश प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, मतलब धनावेश ज़्यादा, तो नाभिकीय आवेश भी ज़्यादा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अभी हमने बात करी थी आवर्त की, अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो देखिए बेटा, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और साथ में परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है। अब ये किस प्रकार से बढ़ते हैं उसको हम यहाँ पे अभी समझेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। अब किस प्रकार से बढ़ती है वो आपको यहाँ पे समझना है, किस प्रकार से बढ़ती है वर्ग में। तो देखिए, हम कोई भी एक वर्ग को लेकर यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ग ले लिया, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो देखिए, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। अब देखिए, सबसे बड़ा परमाणु का आकार किसका होता है, सीजियम का होता है, जबकि होना किसका चाहिए था, फ्रेंशियम का, लेकिन होता किसका है, सीजियम का। सीजियम का क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है फ्रेंशियम, इसलिए इसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। सबसे बड़ा आकार होता है सीजियम का। अब देखिए, जब हम वर्ग में ऊपर के से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कोश की संख्या बढ़ती है। कोश या फिर हम जिसे कहें शेल, शेल 4 होता है, KLMN मैंने बताया था आपको। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश की संख्या बढ़ती है। अब देखिए संख्या किस प्रकार से बढ़ती है, जैसे मैं एक एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हाइड्रोजन जो एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। अब मुझे इसके परमाणु की संरचना बनानी है, तो देखिए मैं इसकी परमाणु संरचना किस प्रकार से यहाँ पे बनाती हूँ। इसकी परमाणु संरचना किस प्रकार से होती है, तो मतलब इसमें S में एक इलेक्ट्रॉन है। हम इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरते हैं, 2 8 8 18 18, इस प्रकार से ये हमारा क्रम इलेक्ट्रॉन्स बनने का चलता है। तो हम यहाँ पे 2-3 एटम लेकर के उनको समझते हैं कि कोश की संख्या किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ रही है। तो देखिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
तो ये कोई परमाणु है जिसका क्या है, नाभिक। क्या है ये, नाभिक। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। अब मैंने इसका पहला कोश बना दिया। अब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, एक। ये हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर का हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, मतलब इसके कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1s2 2s1। तो अब हम इसके लिए कोश बनाते हैं। ये मैंने नाभिक बना दिया परमाणु का। अब ये इसका पहला कोश हो गया। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। ये और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब मेरे को यहाँ पे एक कोश और बनाना है, क्योंकि ये कोश यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरते हैं, 2 8 8। तो अब यहाँ पे तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे केवल एक ही कोश था। कोश की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1। और यहाँ पर कोश की संख्या कितनी है, 2। 3 तो इलेक्ट्रॉन है और कोश की संख्या कितनी है, 2। अब देखिए नेक्स्ट में बात करती हूँ सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसकी परमाणु संरचना बनाती हूँ। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। ये इसका नाभिक हो गया। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें एक साथ भरने होते हैं। जैसे एक यहाँ पे तो एक इसके बराबर में, एक यहाँ पे तो एक इसके बराबर में। इस प्रकार से 8 और 2 10 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक कोश और बनाना है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है, 11। 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो मैं यहाँ पे तीसरा कोश और बनाऊंगी जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोश की संख्या कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3। तो देखिए जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है। और किस प्रकार से बढ़ती है ये आपको मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दिया। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कोश की संख्या बढ़ रही है। तो मतलब नाभिकीय जो आवेश होता है उसमें और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब प्रोटॉन नाभिक पर आवेश कितना होता है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से दूर जा रहा है। क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है। यहाँ पे यहाँ इसे हम लिखेंगे। देखिए दूर जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये यहाँ पे क्या है, अपना नाभिक है। ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब कि नाभिक से दूर होता जा रहा है। तो इनके बीच में जो आकर्षण होगा वह भी कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। आकर्षण कम होगा तो इनके साइज है वो भी देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। लगातार कोश बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी बढ़ेगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है तो इनके मध्य में आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होने से इनका साइज ज़्यादा होगा। ये नाभिक से दूर जाते जा रहे हैं, मतलब कि आकार इनका बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो इनकी त्रिज्या भी, जैसे पहले इतनी थी त्रिज्या, फिर अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। जैसे कोश बढ़ेगा फिर आगे इतनी हो जाएगी, फिर इतनी। मतलब क्या हो रहा है, इनकी त्रिज्या भी लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक से दूर होते जा रहे हैं। कोश बढ़ने के साथ साथ इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बल कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है तो इनके बीच में आकर्षण है वो कम हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है, मतलब इनके बीच में आकर्षण है वो भी कम हो रहा है। आकर्षण कम होगा तो इनका साइज बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो इनके साथ में त्रिज्या भी बढ़ेगी। इनके बीच आकर्षण कम हो रहा है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ रहा है।
परमाणु का आकार बढ़ रहा है। अब जितना ज्यादा परमाणु का, एक तो परमाणु का आकार छोटा होगा तो त्रिज्या कम होगी, यदि परमाणु का आकार इतना बड़ा होगा तो त्रिज्या भी बड़ी होगी। होगी या नहीं होगी, समझ में आ रहा है आपको? जितना बड़ा आकार होगा उतनी ही त्रिज्या बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। आकार बढ़ रहा है तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो समझ में आया आपको कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है। कोश की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण है, उनके बीच में जो दूरी है वो कम होती जाती है। दूरी कम होगी तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो उसकी परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया कि आवर्त में परमाणु की त्रिज्या कम होती है और वर्ग में परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 1, इसमें 2 8 8 1, इस प्रकार से यह इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो हमने वर्ग में और आवर्त में परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आते हैं उसकी हमने बात कर ली। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हम फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं। कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट आवर्त की। कि पहले आवर्त में क्या होता है? देखिए क्या होता है पहले आवर्त में। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों तत्व पहले आवर्त के तत्व हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बताया था? आवर्त में कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह कम होती है। क्या होती है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो मतलब हाइड्रोजन की त्रिज्या हीलियम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है। अपवाद पाया जाता है और वह अपवाद क्या है कि वैसे होना क्या चाहिए? यहाँ इसकी ज्यादा और इसकी कम, मतलब हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो हीलियम की परमाणु त्रिज्या से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? यहाँ पर अपवाद पाया जाता है और वह अपवाद क्या है कि हीलियम की परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। किससे ज्यादा होती है? हाइड्रोजन से। अब ये क्यों होती है, हम इसको यहाँ पे, इसका रीजन हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, हीलियम जो परमाणु होता है ये क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। तो देखिए, अक्रिय जो गैसेज होती है उनमें वांडरवाल बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? वांडरवाल बंध। तो यहाँ पे हम जो रेडियस लेते हैं वह कौन सी रेडियस लेते हैं? हम यहाँ पे अक्रिय गैसों की वांडरवाल त्रिज्या, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? वांडरवाल त्रिज्या की। और जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी हम यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या देखते हैं। कौन सी त्रिज्या देखते हैं हम? सहसंयोजक त्रिज्या। अब देखिए, मैंने जब सहसंयोजक त्रिज्या की बात करी थी तो मैंने क्या लिए थे? एक जैसे दो परमाणु लिए थे और इनके नाभिकों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो ये क्या आती है? अपने वांडरवाल त्रिज्या। और जब हीलियम की बात करी थी, सहसंयोजक त्रिज्या, जब हीलियम की बात करी थी तो हीलियम में एक जैसे दो अणु लिए थे, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है उसको आधा करेंगे तो ये अपनी क्या आती है? वांडरवाल त्रिज्या। अब देखिए, इन दोनों में एक अंतर दिख रहा होगा आपको। क्या अंतर है? कि जो हीलियम हाइड्रोजन परमाणु है उसमें देखो दोनों परमाणु आपस में एकदम पास पास स्थित हैं और हीलियम में दोनों परमाणु एक दूसरे से दूर दूर स्थित हैं। तो मतलब ये पास पास है, ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इनके बीच में आकर्षण होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोनों में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इनका आकार कैसा होगा? कम होगा। आकार कम होगा तो इनकी त्रिज्या भी कैसी होगी? कम होगी। अब देखो, यहाँ पे ये इनके बीच में दूरी है वो कैसी है? ज्यादा है। तो इनका जो आकार होगा वो ज्यादा होगा। आकार बड़ा होगा तो त्रिज्या भी कैसी होगी? बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हीलियम की जो त्रिज्या होती है, हीलियम की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो हाइड्रोजन से बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं ये क्या है? अणु
और यहाँ पे हमने बात करी थी ये क्या है, परमाणु। तो हीलियम में जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो पास पास में होते हैं। तो इसलिए इनके अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर व्यवस्थित होने के कारण ही इनका आकार ज़्यादा होता है। आकार ज़्यादा है तो इनकी त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी परमाणविक त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो देखिए जितनी भी अक्रिय गैसेज होती है उसमें वान डेर वाल त्रिज्या ही हम उनकी निकालते हैं। तो इन सब की अपना जो आवर्त है उस आवर्त में सबसे ज़्यादा परमाणुविक त्रिज्या अक्रिय गैसों की होगी। जैसे आप दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी आवर्त ले लेंगे तो उसमें जब हम उनको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा परमाणुविक त्रिज्या किसकी लिखेंगे, अक्रिय गैसों की। देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे सेकंड आवर्त की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड आवर्त को लेते हैं। सेकंड आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अपने सेकंड आवर्त के तत्व हैं। अब देखो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। इसके चिन्ह इस प्रकार से नहीं आएंगे, ये मैंने यहाँ पे उल्टे बना दिए। परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती नहीं है, कम होती है। मतलब सबसे ज्यादा बेरिलियम की होगी, उससे कम बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नियोन की। बढ़ते हुए क्रम में मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया था, लेकिन यह अपना गलत है क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक त्रिज्या घटती है। क्या होती है, घटती है। तो इसको इस क्रम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नियोन जो है वो अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस की मैंने अभी अभी आपको बात करी थी कि परमाणुविक त्रिज्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए अक्रिय गैस को सबसे आगे रखेंगे। तो हर आवर्त में अक्रिय गैसेज हैं उनकी परमाणुविक त्रिज्या उन बाकी तत्वों से ज़्यादा होती है। कैसी होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हम थर्ड आवर्त है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्ड आवर्त में हम सबसे पहले ऑर्गन लेंगे, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो इस प्रकार से हम इनको व्यवस्थित करेंगे। तो हमने यहाँ पे परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो हमने उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक प्रकार है वो अपने यहाँ पे बच गया और वो क्या था, आयनिक त्रिज्या। तो हम आयनिक त्रिज्या को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अपना सेकंड गुणधर्म है। अपनी बुक में सेकंड गुणधर्म दिया हुआ है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आयनिक मतलब कि आयंस। यहाँ पे हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आयंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए आयंस जो होते हैं इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आयंस को इंग्लिश में भी हम हिंदी में भी हम आयन ही लिखते हैं, आयन। अब देखिए आयन दो प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, मतलब धनायन और ऋणायन। कितने प्रकार के होते हैं आयन, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो देखिए धनायन जो होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, धनायन को कैटायन। क्या कहते हैं, धनायन को कैटायन। मतलब वह आयन जिसके ऊपर धनावेश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैटायन। वह तत्व या फिर वह परमाणु जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है, वह आयन जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एनायन। एनायन हमेशा कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। कैटायन हमेशा धनावेशित होगा। जैसे Na+, Mg2+, ये क्या होते हैं, अपने कैटायन होते हैं क्योंकि इन पे धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इन पर धनावेश पाया जाता है। और इन पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। जैसे O2-, Cl-, Br-, ये क्या है, अपने एनायन। तो देखिए हम यहाँ पे एनायन को समझते हैं, कैटायन एनायन क्या होते हैं। तो देखिए मान लो मैं यहाँ पे एक एटम लेती हूँ और इस एटम में से, एटम मतलब परमाणु, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक परमाणु लेती हूँ और इस परमाणु से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, M+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इलेक्ट्रॉन त्याग करके कोई स्पीसीज क्या बनाती है,
कैटायन। अभी अभी मैंने बताया कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वह हमेशा क्या होगा, कैटायन, मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यह क्या होगा, कैटायन। तो कोई परमाणु है और ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहा है, कैटायन। क्या बना रहा है, कैटायन। अब सेम इसी प्रकार से यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो यह क्या बनेगा, अपने एनायन। क्योंकि कोई आयन, कोई धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, एनायन, या फिर ऋणावेश ग्रहण करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, उस पर ऋणावेश आएगा और ऋणावेशित क्या कहलाता है, अपने एनायन। मतलब ये क्या हो जाएगा, M माइनस, और ऋणावेशित को हम क्या कहते हैं, एनायन। क्या कहते हैं, एनायन। तो समझ में आया कैटायन और एनायन किस प्रकार से बनते हैं, कि ये कोई परमाणु है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या बनाएगा, कैटायन, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह क्या बनाएगा, एनायन। क्या बनाएगा, एनायन। यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया। तो समझ में आया कैटायन और एनायन किस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए हम इनके आकार की बात कर लेते हैं कि किसका आकार सबसे बड़ा होता है, किसका आकार सबसे छोटा होता है। तो देखिए बेटा, एनायन जो होता है उसका आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में कोई परमाणु है उसका आकार सबसे उससे छोटा उस परमाणु का होगा, और सबसे छोटा आकार होता है कैटायन का। मतलब सबसे बड़ा आकार किसका होता है, एनायन का, एनायन से छोटा परमाणु का, परमाणु से छोटा कैटायन का। देखिए एनायन का आकार बड़ा क्यों होता है, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, एनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका आकार बढ़ेगा, और कैटायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसलिए इसका आकार सबसे छोटा होता है। अब हम देखते हैं कि एनायन का आकार ज्यादा क्यों होता है, या फिर सबसे पहले हम कैटायन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैटायन का आकार छोटा क्यों होता है। जैसे आपके क्वेश्चन आता है, अपनी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैटायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा क्यों होता है। इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है आपके, कैटायन का देखिए ये M, पहले M था तो M क्या हो गया, जनक परमाणु, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनाएगा, M प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे क्या आएगा, M माइनस। तो ये हो गया जनक परमाणु या फिर ओनली परमाणु जिसे हम कहें, तो ये अपना कहलाएगा परमाणु। यह क्या बनेगा, कैटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। तो सबसे बड़ा जो आकार होता है वो एनायन का होता है, उससे छोटा आकार परमाणु का होता है, उससे छोटा आकार कैटायन का होता है। मतलब कैटायन का आकार सबसे छोटा होता है। तो आपके क्वेश्चन आता है कैटायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है क्यों। जनक परमाणु से छोटा होता है क्यों, समझाइए। तो इसको हम समझते हैं कि इसका आकार छोटा क्यों होता है। देखिए इसमें क्या हुआ, मान लो यह एक एटम था, परमाणु था, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके ऊपर M प्लस। तो इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इसको एक यहाँ पे डायग्राम बना के समझते हैं कि ये अपना परमाणु है, यह इस पे नाभिक है। तो इस एटम ने यहाँ पे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे नाभिक का जो प्रभाव होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, इसको यहाँ से रिमूव कर दो या फिर इसको यहाँ से हटा दो। तो पहले यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे मान लो, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो पहले जो नाभिक का जो आवेश था या फिर नाभिक का जो प्रभाव था 5 इलेक्ट्रॉन पर था। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया
तो नाभिक का जो प्रभाव हो गया वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स पर हो गया, मतलब नाभिक का प्रभाव ज्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाता है तो नाभिक का जो प्रभाव है वह 3 इलेक्ट्रॉन्स पर हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने से नाभिक का जो प्रभाव है या फिर इसका जो आकर्षण है वह ज्यादा होगा बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पर, और आकर्षण ज्यादा होने से इनका आकार भी छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। तो नाभिक क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, कौन खींचेगा, नाभिक, क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है, तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा वह ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, या फिर जिसे हम कहें साइज कम होगी। साइज कम होगी तो इसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी, कम। तो देखिए समझ में आया आपको कि केटाइन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो पहले इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो पहले जो आवेश था वो 5 इलेक्ट्रॉन पर बटा हुआ था और अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आवेश 4 इलेक्ट्रॉन पर रह जाएगा, मतलब कि आवेश है वो इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाएगा। पहले 5 में डिवाइड था, अब 4 में रह जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आवेश बढ़ेगा तो आकार कैसा होगा, छोटा होगा। तो आकार छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। यहाँ पे नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार सेम एक क्वेश्चन और बनता है इसका जस्ट अपोजिट, और वह क्वेश्चन क्या है कि एनायन का जो आकार होता है, एनायन का आकार जनक परमाणु से बड़ा होता है। क्यों होता है उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो अभी मैंने जो केटाइन का समझाया आपको अच्छे से समझा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया है वह स्टूडेंट्स इजीली इसको लिख लेगा। बाकी जिसको नहीं समझ आ रहा है वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक करके देखे, समझे, फिर साथ में अपनी नोटबुक में उसे नोट भी करे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। क्यों होता है उसका रीजन हम यहाँ पे समझते हैं क्यों होता है। देखिए केटाइन तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है और एनायन है वह इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए जिसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यह एक परमाणु है। तो यहाँ पर मान लो पहले इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले यह 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, अब कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मतलब इसका जो आवेश है, इसका जो प्रभाव है, नाभिक का जो प्रभाव है या नाभिक पर जो आवेश है वह पहले 5 ही इलेक्ट्रॉन्स पर था, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स पर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पर हो गया। मतलब कि यह बट गया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स में और यह बट गया। मतलब नाभिक पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसकी जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे ही बढ़ती है वैसे ही परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब इनके बीच में आकर्षण बल कम होगा तो इनका साइज भी बढ़ेगा। क्या होगा, इनका साइज बढ़ेगा। तो प्रभाव कम होने से यहाँ आकार बढ़ेगा। किसका प्रभाव कम होने से, नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स पर कम होने से, क्योंकि इसका जो आवेश है, नाभिक का जो आवेश है, नाभिक पर जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन्स पर सब पर अलग अलग डिवाइड हो गया। जैसे पहले 5 पर था, अब 6 पर बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 7 पर बढ़ जाएगा, 8 पर बढ़ जाएगा। मतलब इनका जो प्रभाव है वो लगातार कम होता जा रहा है।
जिससे कि आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आकार ज्यादा होता है, आकार ज्यादा तो त्रिज्या भी ज्यादा। कैसी होगी त्रिज्या, ज्यादा। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हाइड्रोजन, ये H+ और ये H-। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से किसका आकार ज्यादा होगा। तो किसका आकार ज्यादा होता है, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अपने जनक परमाणु, ये अपना जनक परमाणु है, इससे धनायन जो होता है ये धनायन है, कैटायन ये एनायन, ये जनक परमाणु है। यहाँ पे इसको एक बार समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ, जनक परमाणु, कैटायन, और ये क्या है, एनायन। मतलब एनायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है और कैटायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। तो हम इसको बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे बड़ा आकार H- का, फिर H का और फिर H+ का। मतलब जितना ज्यादा ऋणावेश किसी परमाणु पर पाया जाएगा या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना ही छोटा होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या फिर ऋणावेश जितना बढ़ेगा साइज उतना ही बढ़ेगा, और धनावेश जितना बढ़ेगा साइज उतना ही छोटा होगा। मतलब धनावेश ज्यादा, किसी परमाणु पर धनावेश ज्यादा तो आकार छोटा, छोटा इसका मतलब है छोटा या फिर कम, इसका मतलब है बड़ा। ये मैं एरो से आपको समझने के लिए दिखा रही हूँ, आपको इसको पूरा लिखना है, पूरे वर्ड्स में लिखना है। और ऋणावेश, किसी परमाणु पर ऋणावेश ज्यादा तो आकार भी ज्यादा। कैसा होगा, आकार ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऋणावेश H- में है, H- ऋणावेशित है, इसलिए इसका आकार यहाँ पे बड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो आकार भी कम होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने N-2 और N-3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आकार किसका बड़ा होगा, आवेश, ऋणावेश सबसे ज्यादा किस पर है, N-3 पर, उससे कम N-2, फिर N-। तो सबसे ज्यादा N-3, N-2 और N-। तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे Fe2+ है और एक तरफ दिया हुआ है आपको Fe3+। अब इन दोनों में से किसका आकार सबसे छोटा होगा, तो किसका सबसे छोटा होगा, Fe3+ का सबसे छोटा होगा Fe2+ से, या फिर Fe2+ का बड़ा होगा Fe3+ से। क्योंकि जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही छोटा आकार का होगा परमाणु। अब देखो यहाँ पर इसी में हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं। देखिए एक बार हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं कि जिस प्रकार से परमाणु त्रिज्या थी वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम हो रही थी, उसी प्रकार से आयनिक जो त्रिज्या है वो भी बाएं से दाएं जाने पर कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्या कम होगी, आयनिक त्रिज्या। किसमें, आवर्त में। तो परमाणुक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या जो त्रिज्या है उनको वर्ग और आवर्त में इनमें समानता पाई जाती है कि दोनों प्रकार की जो त्रिज्या है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो कम होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। बाएं वर्ग आवर्त में लिख लो, यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपको इस प्रकार से लिखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्या होता है, आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, वही सेम फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे कि नीचे कोश की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी। और उसी प्रकार से उधर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो आकार कम हो रहा है, आकार कम तो त्रिज्या भी कैसी होगी, कम होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा
पॉइंट है या फिर छोटा सा टॉपिक है वो और डिस्कस कर लेते हैं। और वह टॉपिक क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इजी है समझने में, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक परमाणु ले लिया O2 माइनस N3 माइनस F माइनस 1 Na प्लस Mg2 प्लस। ये हम आयनिक त्रिज्या में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कैसे हैं? आयन, कोई ऋणायन है और कोई धनायन है। अब इसको आयनिक त्रिज्या के क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिस पे सबसे ज़्यादा ऋणावेश होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा, जिस पर सबसे कम धनावेश होगा उसका आकार सबसे छोटा होगा। सबसे ज़्यादा जिसका धनावेश होगा उसका आकार सबसे छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको यदि आयनिक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यह क्रम अपना इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से यह क्या क्रम है? बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में हमने इनको व्यवस्थित कर लिया। बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में, किस क्रम में इनको व्यवस्थित किया है हमने? बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में। तो हमने इनको यहाँ पे बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में इनको व्यवस्थित कर लिया। अब हम इससे आगे का हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।